Hello, fifth class. SS chapter 17, The British Raj and the Revolt of 1857. यानी कि ब्रिटिश द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा जो राज किया गया वो और 1857 की क्रांति का क्या रोल रहा हमारे इतिहास में, आज हम ये पढ़ेंगे। Earlier India was a very prosperous country. It was known all over the world for its wealth and goods like spice, cotton and silk, cloths, precious stones and metals. These articles were in great demand in European markets. आरंभ में भारत बहुत ही धनी देश था और पूरे संसार में ये अपने धन और अपने सामान के लिए प्रसिद्ध था। इसके प्रमुख सामान जो थे स्पाइस यानी मसाले, कॉटन, सिल्क क्लॉथ और महंगे अनमोल स्टोन्स यानी बहुमूल्य पत्थर जो थे हमारे, जिनको हम स्टोन्स कहते हैं, मेटल्स, इनके लिए बहुत प्रसिद्ध था। और ये सभी आर्टिकल्स जो थे यूरोपियन मार्केट्स में इनकी भारी मांग रहती थी। ये यहाँ पे स्टोन्स का मतलब रत्न से है, यानी सामान्य पत्थर नहीं है, ये रत्न है। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद द अरब्स, द ग्रीक्स एंड द रोमन्स इन द पास्ट। आरंभ में भारत का अरब और ग्रीक्स और रोमन्स देशों के साथ व्यापार था। द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट अमंग द यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। यूरोपियंस में से पुर्तगालीज जो थे वो पहले लोग थे जो भारत में व्यापार करने आए थे। ड्यू टू द बैटल बिटवीन द टर्किश एम्पायर एंड यूरोपियन कंट्रीज इट वॉज फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रेड विद इंडिया। टर्किश राज्य से और यूरोपियन कंट्रीज़ का आपस में युद्ध हुआ था, लड़ाइयाँ थी, इस कारण से इट वॉज फाउंड वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रेड विद इंडिया। और यही कारण था कि भारत के साथ व्यापार को रखना बहुत कठिन था। सो दे बिगेन टू सर्च न्यू सी रूट टू इंडिया। तो इसीलिए उन्होंने भारत के लिए कोई समुद्री रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि टर्किश के बीच में से होकर आना था तो उनके साथ यूरोपियंस की लड़ाई थी। तो उन्होंने अपने लिए सी यानी सागर से, समुद्र से जो रास्ता था उसकी खोज की। इट वॉज वास्को डी गामा, ए पुर्तगीज सेलर हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू द इंडिया। ये वास्को डी गामा था, ये एक पुर्तगाली सेलर था, जहाज चलाने वाला था, और इसी ने ही समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की थी। इट वॉज वाया केप ऑफ गुड होप, द साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका। और ये कहाँ से आया था? ये जो साउथ अफ्रीका का सबसे नीचे वाला साउथ दक्षिण भाग का जो हिस्सा है, केप ऑफ गुड होप, वहाँ से होकर ये भारत में पहुँचा था। ही लैंडेड इन इंडिया एट कैलीकट इन 1498। और वो कलिकट यानी जो आजकल जिसे हम केरला कहते हैं, 1498 में वह भारत पहुंचा था। दस दाउ बाई चांस ही ओपन द रूट फॉर हिज कंट्री टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया। और इस तरह से उसको एक मौका मिला था, एक अवसर मिला था कि वह अपने देश के यानी पुर्तगालीज के लिए एक नए व्यापार यानी भारत के साथ व्यापार करने का रास्ता खोल दिया था। बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी सम रिच ब्रिटिश traders got permission from Queen Elizabeth to trade with India। जैसे जैसे 16वीं शताब्दी चल रही थी तो कुछ अमीर ब्रिटिशर्स व्यापारियों ने, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के रहने वाले व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ से भारत के साथ व्यापार करने की सहमति ले ली थी। दे फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक संगठन बना लिया था। दे एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एट सूरत। उन्होंने सबसे पहले सूरत यानी जो कि गुजरात में है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंटर स्थापित किया। यहाँ इनफैक्ट पढ़कर बता रही हूँ आपको, द पुर्तगीज ट्रेडर्स हैड वेरी बैड फीलिंग्स फॉर इंडियंस। पुर्तगीज जो व्यापारी थे उनका भारतीयों के लिए बहुत ही बुरा विचार था। दे फोर्स्ड इंडियंस टू फॉलो देयर रिलीजन। वो लोगों को कहते थे, भारतीयों को कहते थे कि हमारे धर्म की पालना करो, जो जिस धर्म को हम मानते हैं उसी धर्म को तुम भी मानो। फॉर ऑल ऑफ दिस रीजन्स दे वर नॉट लाइक्ड फॉर बाय द इंडियन। और यही कारण था कि भारतीय लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेटर दे एस्टैब्लिश्ड वेरियस सेंटर्स एट
चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। और बाद में उन्होंने बहुत अलग अलग स्थानों पर और भी सेंटर्स स्थापित कर लिए थे व्यापार के। कहाँ कहाँ पर? चेन्नई में, कोलकाता में और मुंबई में। दे ऑल्सो बिल्ड फोर्ट्स एंड मेंटेन्ड आर्मीज एट दिस सेंटर्स। उन्होंने केवल अपना व्यापार ही नहीं फैलाया था, वहाँ पर उन्होंने अपने किले भी बना लिए थे, अपनी फौजें भी रखने लगे थे और अपनी फौजें भी रखने लगे थे। डिस्प्यूट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स ग्रुप कंटिन्यूड। और ये ब्रिटिशर्स और दूसरे यूरोपीय जो देशों से व्यापारी आए थे उनके ग्रुपों में आपस में कोई ना कोई झगड़ा होता रहता था। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते थे, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। सो दे बिगैन टू डिसओबे द रूल्स विच वर लेड डाउन बाय द इंडियन रूलर्स। और यही कारण था कि उन्होंने जो भारतीय शासक थे उनके द्वारा जो नियम कानून रखे गए थे वो उनकी अवहेलना करने लगे, उनका पालन नहीं करते थे। नवाब सिराज उद्दौला who was the ruler of Bengal at the time ordered them to remove their guns from their forts in Kolkata। नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का उस समय का एक शासक था, उसको ऐसा ऑर्डर कर दिया गया था कि उसकी सारी बंदूकें छीन ली जाएं। जो भी उसके किले में, जो उसका किला कोलकाता में उसका किला था, उस किले में जितनी भी बंदूकें हैं वहाँ से वो बंदूकें ले जी जाएं, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया था। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कैरी आउट हिज ऑर्डर। तो ब्रिटिशर्स को सिराजुद्दौला ने कहा था कि वो अपनी सारी बंदूकें जो हैं वो सिराजुद्दौला के किले में रख दी जाए, ना कि सिराजुद्दौला को ऑर्डर किया गया था। लेकिन उन ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला का आदेश नहीं माना और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनका ब्रिटिशर्स के साथ में युद्ध हो गया। ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला के खिलाफ आक्रमण कर दिया। द वार वॉज फॉट एट प्लासी इन 1757 और ये 1700 यानी 1757 में प्लासी में लड़ा गया। प्लासी एक स्थान का नाम है जहाँ पर सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई हुई। सिराजुद्दौला लॉस्ट द वार एंड द ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल। और इस लड़ाई में सिराजुद्दौला जो थे वो युद्ध हार गए थे और जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। क्योंकि जब किसी देश में आकर कोई किसी को हरा देता है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो जीतता है वही ताकतवर होता है। इन 1764 द ब्रिटिश डिफीटेड द मुगल एम्परर शाह आलम एट बक्सर। और 1764 में उनकी लड़ाई, ब्रिटिशर्स की लड़ाई शाह आलम से हुई बक्सर में। वहाँ पर भी उन्होंने शाह आलम को हरा दिया। इन 1765 शाह आलम ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ब्रिटिश। और इस युद्ध में हारने के बाद शाह आलम ने 1765 में अपनी जो दीवानी ऑफ बंगाल थी वो दीवानी ऑफ बिहार एंड दीवानी ऑफ उड़ीसा जो थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी, यानी कि ये राज उसके हाथों में थमा दिए। द ब्रिटिश अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड सप्रेस्ड मैनी रीजनल रूलर्स। और यही ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि इनका आपस में बंटवारा कर दो। जो छोटे छोटे शासक थे भारत में, राजा थे, उनके बीच में आपस में लड़ाई करवा के और उनके राज्यों पर अपना अधिकार जता लिया। दे एक्सप्लॉइटेड पीपल ऑफ इंडिया सोशली एंड इकोनॉमिकली। उन्होंने भारत के लोगों को सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी दोनों रूप से उनका शोषण किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। विद द पैसेज ऑफ टाइम द ब्रिटिश डिफीटेड पेशवाज ऑफ मराठा। जैसे जैसे समय गुजरता रहा ब्रिटिशर्स ने मराठा के पेशवाज को भी हराया, पंजाब में उन्होंने सिखों को हराया और फिर टीपू सुल्तान को भी हराया। यानी कि हमारे देश में ही शासन करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे, लेकिन हमारे राजाओं को उन्होंने हरा दिया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ग्रेजुअली द ब्रिटिश सक्सीडेड इन कैप्चरिंग वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया।
और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया था। दे साइंड ट्रीटीज विद द किंग्स हु एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुपरमेसी। उसने जो राजा थे यहाँ के, अंग्रेजों ने उन राजाओं से जिन्होंने उनका शासन स्वीकार कर लिया था, उनके साइन उन्होंने करवा लिए। दस द किंग नाउ वर मेयर पपेट्स इन देयर हैंड्स। और इस तरह से जो क्षेत्रीय राजा थे वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। सुप्रेशन ऑफ द इंडियंस, और किस तरह से भारतीयों का दमन हुआ, उनका शोषण किस तरह से हुआ। द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स ऑफ द बिहार टू ग्रो इंडिगो। Indigo was the blue powder used in England for dyeing milk cloth. Indigo was of no use for farmers. They were forced to sell indigo to British at very low rate. प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने बिहार के किसानों को ये आदेश दिया कि वो इंडिगो की खेती करें। इंडिगो एक प्रकार का एक नीला पाउडर था जिसे हम नील कहते हैं, कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में हम लगाते हैं। तो इंग्लैंड में यही वाला इंडिगो जो था मील के कपड़ों को रंगने में प्रयोग में लाया जाता था। और अंग्रेजों ने बिहार के किसानों को कहा कि आप इंडिगो की खेती करो। इंडिगो वॉज, और जबकि फार्मर्स के लिए उसका कोई प्रयोग नहीं था, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो उगवाया जाता था और फिर उसे सस्ते दामों पर अंग्रेज़ खरीद लेते थे। The weaver of cotton and silk were also forced to sell their clothes only to British at very low rates. इसी तरह से जो सूती और सिल्क का कपड़ा बुनने वाले थे उन लोगों के साथ भी ज़बरदस्ती की जाती थी और उनसे वो कपड़ा बनवाकर उनसे सस्ते दामों में खुद ही खरीद लेते थे। स्लोली द इंडियन हैंडलूम्स इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स वर फोर्स्ड टू क्लोज डाउन। और हुआ यही कि भारतीय हैंडलूम्स इंडस्ट्री जो थे और वो जो कारीगरी के काम थे वो धीरे धीरे उनको बंद करने के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती की। द ब्रिटिश यूज्ड Indian soldiers to conquer India. They even treated them badly. और जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय सिपाहियों को भारत के ही खिलाफ लड़ाई में शामिल किया, उनसे लड़वाया। इवन यहाँ तक कि वे उनके साथ बहुत बुरा अभद्र व्यवहार भी करते थे। द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। अब ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने भारत को अपने लिए, यानी अंग्रेज़ों ने अपने लिए कच्चा माल खरीदने के लिए, जो उनकी फैक्ट्रियों में, उनकी इंडस्ट्रीज़ में जो माल यूज़ होता था उसके लिए उन्होंने एक उसे बड़ा सेंटर बना लिया। यानी कि भारत का कच्चा माल वो निकाल कर अपनी फैक्ट्रीज़ में गुड्स बनाने में प्रयोग करने लगे। The British also forced the Indian traders to trade in articles of their choice. और अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों के साथ भी ज़बरदस्ती की कि जिस तरह के वो सामान का व्यापार करना चाहते हैं वैसा ही व्यापार भारतीय लोग करें। Thus the Indian farmers, weavers, traders, kings and nawabs were all holding grudges under British राज। और इस तरह से भारतीय किसान, बुनकर, व्यापारी, राजा, नवाब सभी ब्रिटिश राज के अंदर दब गए थे, कुचले गए थे। द